हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 27 है वह है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है जिसे हटा दिया गया है, तो कितना आलू बचा है। ठीक है, 250 का हम लोग जब 10% निकालेंगे तो हम लोग देखें 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। हमारे पास 25 kg आलू जो है वो सड़ा हुआ है। ठीक है, यह है सड़ा हुआ आलू। अब इसे हटा दिया गया है तो हमारे पास टोटल आलू है कितना 250 kg। अब इसमें से हम लोग 25 जब हटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 200, फिर से हमारे पास मिल जाएगा 225 kg। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा और बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास जो 28 है वह है कि एक रेडियो का विक्रय मूल्य 380 रुपये है, इस पर 5% बट्टा दिया जाता है, तो रेडियो का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 380 रुपये का जो है इसका विक्रय मूल्य है और 5% से बट्टा दिया जाता है, मतलब 5% से छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 से यह 2 बार में कट जाएगा और 2 से यह 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यह 19 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि 380 रुपये इसका विक्रय मूल्य है, तो यह छोड़ा था 19 रुपया। ठीक है, तो जब यह 380 में हम लोग 19 जोड़ देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 399 रुपये इसका अंकित मूल्य था। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि 400 रुपये का 12.1/2% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ब्याज बराबर हम लोग देख लेते हैं कि होता है मूलधन गुना समय गुना के दर। ठीक है, तो मूलधन हमारे पास है 400, समय है हमारे पास 2 वर्ष और ब्याज है हमारे पास इतना। ठीक है, तो 12 गुना 24 25/2 इसको हम लिख लेते हैं और बटा का होता है 100। ठीक है, तो आगे हम लोग जब इसे देखेंगे तो डबल जीरो कट जाएगा और यहाँ से 2 से देखेंगे तो 2 कट जाएगा, 25 का 100। ठीक है, आगे बोल रहा है कि एक दुकानदार द्वारा स्वेटर पर 20% बत्तर दिया जा रहा है, इस आधार पर कौन सा कथन सही है। क्रय मूल्य में 20% घटेगा, विक्रय मूल्य में 20% घटेगा या अंकित मूल्य में 20% घटेगा। तो अंकित मूल्य में 20% घटेगा क्योंकि कोई भी दुकानदार जो है उस पर अगर बट्टा दे रहा है तो वो अंकित मूल्य पर देता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 3/7 प्लस x इक्वल टू है हमारे पास 17/7। इसे हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देख लेते हैं इसका हम लोग हल। x बराबर हो जाएगा 17/7। अब देख लें कि x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 17/7 और यह प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3/7। आगे हम लोग देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 7 और 17 में से 3 घट जाएगा तो हमारे पास मिल जाएगा कितना जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास मिल जाएगा 14 और 14 हम लोग काट देंगे 2 से तो हमारे पास x बराबर मिल जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 है तथा 10% बट्टा देकर इसे बेच दिया गया है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य 700 है। ठीक है, अंकित मूल्य 700 है, 10% इसे बट्टा दे दिया गया, मतलब 10% इसे छोड़ दिया गया, तो 10% मूल्य देख लेते हैं कितना होगा, डबल जीरो कट गया, 7 दाम में 70 रुपया हो गया, तो 70 रुपया क्या कर दिया गया कि छोड़ दिया गया। तो अंकित मूल्य से 700 है तो इसमें 70 हम लोग घटा देंगे तो यह मिल जाएगा हमारे पास 630 रुपये, तो 630 रुपये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33, बोल रहा है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा व्युत्क्रमानुपात का एक उदाहरण है। हम लोग देखेंगे चाल और दूरी। अगर हम लोग चाल बढ़ेगा तो देख रहे हैं कि दूरी का उसे क्या लेना देना है। अगर चाल बढ़ेगा तो दूरी वही रहेगा। आदमी की संख्या और कार्य, अगर आदमी की संख्या अगर बढ़ जाएगा तो कार्य घट जाएगा, और यही हमारा जो है व्युत्क्रमानुपात है। धूप और तापमान, धूप बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, टमाटर का वजन है और दाम, टमाटर का वजन बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है बी। आगे बढ़ा कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है वह क्या कहलाता है, तो आयत कहलाता है। क्या कि सम चतुर्भुज में हम लोग सभी भुजा बराबर होती है लेकिन सभी कोण बराबर नहीं होते हैं। उसी तरह से पतंग और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर न हो क्या कहलाता है, तो विषम बहुभुज कहलाता है। क्या कि सम बहुभुज में सब भुजाएं बराबर होती है और विषम बहुभुज में भुजाएं बराबर नहीं होती है। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36, बोल रहा है कि कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देख लेंगे कि इन दोनों का योग हमारे पास 130 के बराबर होता है, तो हम लोग इसे 130 में से हम लोग 65 घटा लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 65 और यही हमारे इसका मान आ जाएगा 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि निम्न आकृति में दिए गए का x और y प्लस z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यह 40 है तो हमारे पास यह भी 40 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि इन सभी कोणों का योग हो जाता है 360। ठीक है, तो यह जब 40 है तो यह भी 40 हो गया है, और ये देख लेते हैं इन दोनों का योग जो है 180 हो जाता है। ठीक है, तो यह 40 है तो हमारे पास यह मिल जाएगा, यह हो जाएगा 140। ठीक है, और यह भी हो जाएगा 140। बोल रहा है कि इन तीनों का जोड़ दीजिए, तो हम लोग जोड़ देंगे, हो जाएगा x का वैल्यू हमारे लिखेंगे 140 प्लस y का वैल्यू 40 और इसका वैल्यू 140। देख लेंगे, ये हो जाएगा 180 और 180 और 100, 280 280 और 40, 320 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 320। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। बोला कि 2D आकृति नहीं है, 2D आकृति में से नहीं है, तो त्रिभुज 2D है, आयत भी 2D है और वर्ग भी 2D है। ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई ऊंचाई होता है, उसे हम लोग 2D कहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, इसलिए यह 3D है, इसलिए यह ऑप्शन है। बोल रहा है कि निम्न में कौन सा एक समूह का नहीं है। बोल रहा है कि घन, घनाभ, आयतन और शंकु। ये सब देख रहे हैं कि एक आकृति है, लेकिन आयतन एक आकृति नहीं है। ठीक है, आयतन किसी का माप हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यह है मीटर में, तो हम लोग देख रहे हैं कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका एक विकर्ण, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इसे कि 1/2 तो हो जाएगा, और D1 की जगह पर हम लोग ले लेते हैं कि 11 और D2 हमें नहीं पता है, और बराबर हमारे पास है 88। तो यह जब जाएगा तो इधर हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं कि D2 का वैल्यू हमारे पास मिल जाएगा 88, यह नीचे आ जाएगा 11 और 2 ऊपर चल जाएगा, तो 11 8 88 और 8 गुना के 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बी। बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देख लेते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास दिया है, आर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 लिख लेंगे और फिर से 7 लिख लेंगे। ठीक है, और एच दिया हमारे पास 10, वो देखिए तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 गुना 7 करेंगे तो 7 गुना के 14 हो जाएगा, और 7 गुना 14 हो गया 15 हो जाएगा, और 10 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा यह 1540। यह है आयतन है। ठीक है, तो आयतन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहा है कि एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है, तो बॉक्स का आयतन होगा। हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है L गुना B गुना H, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि मिलान चिन्ह दर्शाता है, तो देख लेते हैं कि यह है 1 2 3 4 और 1 5, फिर से यह है 1 2 3 4 और 5, 5 5 10 और 3 13, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 20 से 40 की ऊपरी सीमा क्या है। तो ऊपरी सीमा का मतलब होता है कि ऊपरी सीमा का मतलब होता है कि हमारे पास जो आगे है, तो ऊपरी सीमा इसका 40 है। आगे बोल रहा है कि वर्ग अंतराल 26 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा के 2 हो जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसे, उच्च सीमा हमारे पास 30 है और निम्न सीमा हमारे पास 26 है, इसे जोड़ के और 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 56 बटा के 2 काटेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 28, और ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट ऑप्शन। चलिए
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है कि आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आंकड़ों का निरूपण जो है से द्विदंड आलेख द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बोल रहा है कि 48 आंकड़ों का सबसे बड़े एवं छोटे परीक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं। तो परिसर कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि परिसर बराबर होता है उच्च परीक्षण उच्चतम परीक्षण माइनस के निम्नतम परीक्षण। ठीक है, परिसर का मतलब यही होता है। आगे बोल रहा है कि मूल बिंदु के निरीक्षण करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि मूल बिंदु हमारे पास कितना होता है। मूल बिंदु यही होता है, यहाँ हर जगह 0 0 होता है। एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0, इसलिए ऑप्शन नंबर। चलिए आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि बिंदु 2 7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देख लेते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्स और वाई, यह जो है इसमें एक्स भी होता है प्लस में, वाई भी प्लस। इसमें देखते हैं कि एक्स माइनस में होता है और वाई प्लस में होता है। इसमें होता है कि दोनों एक्स और वाई भी माइनस, एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में हो जाता है। ठीक है, और इसमें हो जाता है कि एक्स प्लस में और वाई माइनस में हो जाता है। तो देख रहे हैं कि दोनों प्लस में है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर ए।